Good morning. Myself Dr. Lakshmi Gupta. आज हम कल का जो हमारा वीडियो था उसके क्रम में ही आगे चर्चा करेंगे और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्रश्नावली की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता। कोई भी प्रश्नावली जब बनाई जाती है तो यह जांचने का कार्य किया जाता है कि हमारी प्रश्नावली विश्वसनीय होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। सूचनादाता प्रश्नों को उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में इसकी रचना की गई है। कई बार अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को जिस संदर्भ में उत्तरदाता से पूछता है, उत्तरदाता उस प्रश्न का वह अर्थ ना लगाते हुए कोई अन्य अर्थ लगा लेते हैं और उसके आधार पर वह उत्तर देते हैं। जब अन्य अर्थ लगा के और उत्तर देते हैं तो वह उत्तर अनुसंधानकर्ता के लिए या उसके अध्ययन के लिए ज़्यादा सहायक सिद्ध नहीं होता। तो अनुसंधानकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसने जो प्रश्नावली बनाई है उस प्रश्नावली के प्रश्नों का वही अर्थ निकले जो अर्थ एक अच्छा अनुसंधानकर्ता अपनी प्रश्नावली का लगा रहा है। एक अच्छी प्रश्नावली की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता को जांचने के कई सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पुनः प्रश्नावली भेजना। जब एक अनुसंधानकर्ता ने उत्तरदाता के पास अपनी प्रश्नावली को भेजा है, कुछ समय पश्चात वही प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास पुनः भेजना चाहिए और उससे वही भरने की अनुरोध करना चाहिए। अगर दोनों के उत्तर समान आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी प्रश्नावली सही है। अगर दोनों के उत्तर में भिन्नता आती है तो कहीं ना कहीं क्या तो प्रश्न को समझने में कुछ त्रुटि रह गई है या फिर उत्तरदाता ठीक प्रकार से हमें जवाब नहीं देना चाह रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो समान वर्ग का अध्ययन। जो हमने उत्तरदाता चुने हैं वैसी ही विशेषता वाले दूसरे एक वर्ग को हमें चुन लेना चाहिए और चुनने के पश्चात पुनः हमें उस समूह पर उसी प्रश्नावली से अध्ययन करना चाहिए। अगर दोनों के उत्तर में समानता अधिक देखने को मिलती है तो हमारी प्रश्नावली को हम सही मान सकते हैं। समानता का तात्पर्य यहाँ कदापि ये नहीं लगाना चाहिए कि 100% समानता होगी। समानता अगर 80% भी पहली वाली प्रश्नावली और दूसरी भरी हुई प्रश्नावली या दूसरे भरे हुए समूह के उत्तर में समानता 80% भी है तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारी प्रश्नावली ठीक है। 100% समानता की हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि मानव व्यवहार है। मानव व्यवहार देश काल परिस्थिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ सकता है। तीसरा हम अगर प्रयोग करना चाहें
तो उपनिदर्शन का प्रयोग, हमने जो सैंपल चुना है उस सैंपल को हम उस सैंपल में से ही हम कुछ कम प्रतिशत का चुनाव सैंपल का करके उनके पास अपनी प्रश्नावली को भेजने का कार्य कर सकते हैं। जैसे निदर्शन के तौर पर अगर हमारे पास 50 इकाइयाँ चुन के आई हैं, तो 50 इकाइयों में से अगर हम 5% का भी चुनाव करते हैं तो उस निदर्शन में से हमने उपनिदर्शन का चयन किया। वो 5 चुनी गई इकाइयाँ हमारे 50 का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करेंगे। उनके पास हम पायलट सर्वे करके या पायलट अध्ययन करके उनके परिणामों को हम समान के ऊपर या सभी के ऊपर लागू करने का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपनिदर्शन का प्रयोग करके भी हम अपनी प्रश्नावली को जांचने का कार्य कर सकते हैं। प्रश्नावली के अतिरिक्त और बहुत सारी प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। जैसे अनुसूची है, अवलोकन है, साक्षात्कार है, ऐतिहासिक पद्धति है। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। हम अन्य विधि का प्रयोग करके भी अपनी प्रश्नावली के जांचने का कार्य कर सकते हैं कि हमने जो प्रश्नावली बनाई है वह सही है या नहीं। सबसे अंत में अगर हम कहें हमारा सामान्य अनुभव, एक अनुसंधानकर्ता बहुत लंबे अनुभव के पश्चात अपना कोई भी अध्ययन का कार्य करता है। उसके पास अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। कोई भी प्रश्नावली जब हमारे पास भर के आती है तो हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी, सामान्य अनुभव के आधार पर भी ये बता सकते हैं कि उत्तरदाता ने हमें जो उत्तर दिया है वह उत्तर क्या प्रासंगिक है या नहीं। यदि हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। एक व्यक्ति से अगर ये पूछा जाए कि आपकी आय क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर वो एजुकेशन प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं, तो हम उससे भी बहुत कुछ जानने का कार्य कर सकते हैं। जैसे हमने उत्तरदाता से पूछा आपकी आय क्या है, उसने कहा 20,000। आप कहाँ निवास करते हैं, आप किसी तहसील में, गांव में, शहर में, कहाँ पर निवास करते हैं। उसने कहा हम एक मेट्रो सिटीज़ में निवास करते हैं। आपके बच्चे कितने हैं, उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं। एक कहीं प्राइवेट कोचिंग ले रहा है, एक कॉलेज में है। तो हम ये अनुमान लगा लें कि अगर किसी व्यक्ति की आय 20,000 रुपये मासिक है और वो मेट्रो सिटीज़ में निवास कर रहा है, उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को वो किसी को प्राइवेट कोचिंग करा रहा है, किसी को कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो सामान्य अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 20,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति इस प्रकार अपने बच्चों को प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ाने का कार्य नहीं कर पाए। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान है कि आज का अगर हम युग देखें, महंगाई का युग है। 20,000 में अगर 4 लोगों के लिए हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, आवश्यकताओं की बात करते हैं, तो वही पूर्ण हो जाएं तो बहुत है। अगर वो कहता है कि हम कहीं और से अर्निंग नहीं करते और हम इसी में अपना कार्य चलाते हैं,
तो हम अपने अनुभव के आधार पर ही जान सकते हैं कि आज की महंगाई के दौर में ये कदापि संभव नहीं हो सकता। तो आपने अपने अनुभव के आधार पर भी ये जांचने का कार्य किया कि आपको जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो उत्तर सही है या गलत। तो ये कुछ बिंदु मैंने आपको बताए कि आप अपनी प्रश्नावली को निम्न तरीके से जांचने का कार्य कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।